सो यार सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सीधे इंट्रोडक्शन से। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो माय नेम इज राहुल एंड आई एम ए सेकेंड ईयर स्टूडेंट, CSB स्टूडेंट, एंड आई एम अ बैच फ्रॉम 220। सो मैं सबसे पहले यार ओके यार लीव इट। सो आई एम जस्ट इनवाइटिंग माय फ्रेंड, लाइक ही इज आल्सो आवर सीनियर, सौरभ प्रसाद। ही जस्ट रिसेंटली सौरभ भैया, ये हमारे सीनियर है, थर्ड ईयर स्टूडेंट। ये बेसिकली आज का जो प्लेसमेंट डिस्कशन होगा ना, वो ये देखेंगे भैया। मतलब इसके बारे में यार मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, शायद से अगर किसी ने देखी हो तो वो वीडियो देख लेना। उसमें जो भैया है ना, सौरभ भैया, वो यही है, ठीक है। तो सबसे पहले यार सब अपना अपना अगर इंट्रोडक्शन दे दोगे, अपना नाम, उसके बाद आपकी कौन सी ब्रांच है, उसके बाद कौन से बैच के हो, एक एक करके सिंपली नॉर्मली वन बाय वन। मैं अपना सबका नाम रिपीट करता हूँ, अपना अपना नाम बोलते जाना। सबसे पहले ध्रुव। या कैन यू टेल योर नेम ब्रो? जस्ट पैटर्न नेम एंड योर ब्रांच एंड द बैच नेम। Name Dhruv, branch CSS, batch 2025. 2025, okay, good. And Shristha, okay. Yes, Bhaiya. So, hi guys, my name is Shrestha Kardam and I am from CSAM branch of Okay. batch 2025. And Sanjeev? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से और फ्रैक्चर यूनिट What bro? की ब्रांच CSE? EC EC, okay. JS? मैं से पूछ रहा हूँ। हाँ भैया। हाँ सॉरी, मेरे को जेएस सुन गया। हाँ, No. so hi guys, my name is Janesh Kapoor. I am from CSB branch and I am a student for 2025 batch. Okay. Shamya? Hello, I am Shama and I would be joining the CSP branch. I am a student of 2025 batch. Okay guys, perfect. So मेरे को जो क्वेश्चंस मिले अभी तक, मतलब अच्छा गया इंट्रोडक्शन प्रो। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं, मुझे नहीं पता यार क्वेश्चन कौन पूछता रहता है। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे जरूर बताना ये क्वेश्चन। सबसे नंबर पहला है, बोला था मतलब स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, ये बहुत बच्चों का सवाल है। मतलब इसमें से मैं आपको बताता हूँ कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी। सबसे पहले स्कॉलरशिप के लिए जो क्राइटेरिया होना चाहिए ना, स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया वो होना चाहिए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, आपके फैमिली इनकम कितनी है, ठीक है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट है कि नहीं। सबसे पहला है आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से नीचे है, 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में, और दूसरी है 8 लाख से और 5 लाख के बीच में। ये 3 क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। दूसरी बात, जिसकी 1 लाख से नीचे है ना, जिसकी 1 लाख से नीचे है उसके लिए 100% फीस माफ होती है, ओके। लेकिन उसके पास राशन कार्ड होना कंपलसरी है, ध्यान रखना, राशन कार्ड होना कंपलसरी है। उसके बाद 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में जितने भी हैं उनको 50% डिस्काउंट मिलता है फीस में, जो कि सिर्फ ट्यूशन फीस। अब उसके बाद जो 5 लाख से लेके 8 लाख के बीच में है उनको मिलता है 25% का डिस्काउंट स्कॉलरशिप का। ये दो तरीके से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको IIIT दिल्ली देगी, साथ में और दिल्ली कम स्कॉलरशिप भी मिलेगा। इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। अगर आपको दिल्ली कम नहीं मिला तो IIIT दिल्ली से मिल जाएगा, अगर IIIT दिल्ली वाला नहीं मिला तो दिल्ली कम मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया स्कॉलरशिप वाला। अब दूसरे पे आते हैं। मतलब बच्चे ये भी पूछते हैं IIIT दिल्ली मतलब यार हार्ड क्या है, क्या हार्ड नहीं है, हाउ हार्ड इज IIIT। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि समन ज्वाइनिंग, ओके, निकिता आनंद recently joined. Okay, so our second question is how hard is IIIT? तो यार IIIT दिल्ली के मतलब सबसे पहले तो यार जितना भी बेसिकली बाकी कॉलेज में क्या होता है कि जैसे कि बाकी कॉलेज में से NSIT DTO में क्या होता है, अगर आप कर रहे हो उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं कर, इसी वजह से CSSS में मोस्टली कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं। अगर आपको पता ना हो तो CSSS में कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं। और वैसे भी IIIT दिल्ली में अगर आ रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर के सब्जेक्ट है मोस्ट ऑफ देम। ECE में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आ जाता है, जो कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इस तरह का, और मोस्टली फिजिक्स का पार्ट। और इसलिए CSSS में कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़नी होती, सीधे आपको कोडिंग में घुसेड़ देंगे,
सीधे कोडिंग में आ जाना है, उसके बाद कोडिंग स्टार्ट कर देनी है। और यार टाइम तो मिलता ही है। टाइम जैसे कि क्या होता है कि CSD वालों का थोड़ा हार्ड होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड CSD वालों का होता है, क्योंकि यार CSD वालों को ना थोड़ा टाइम बहुत ही कम मिलता है। उनके पास डिज़ाइनिंग के कोर्स ज़्यादा होते हैं, और जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें से एक पूरा डिज़ाइन का होता है, और उनको डिज़ाइन में पूरा बनाना होता है एग्जैक्ट, जिसमें से कम 80 60 पेजेस की स्लाइड बनती कैनवा पे, जिसको डिज़ाइन करना पड़ता है पूरा, और उसमें टाइम बहुत लगता है। और साथ में ही आपको अपने जो कोर ब्रांचेस होते हैं ना, उनको भी संभालना पड़ता है, जिस वजह से वो थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है उनका डिपार्टमेंट। ओके, लेकिन उसके अलावा जितने बाकी डिपार्टमेंट जैसे कि CSE, CSSS, बाकी सब, उनके मेनली कोर इंपॉर्टेंट है। कोर ब्रांचेस में आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे तो, अगर थोड़ा कम भी ध्यान दोगे बाकी नॉन कोर पे तो भी चल जाएगा। और प्रोजेक्ट फाइलें बार बार रिपीटेड मिलती ही रहती है। यही है लाइफ, मतलब IIIT दिल्ली की। और तीसरा क्वेश्चन यार, ये तो बहुत बच्चों ने पूछा, मतलब ये पूछ रहे थे बच्चे कि कितनी कंपनियां बाकी जो छोटे ब्रांचेज, मतलब जो बाकी जो ब्रांच वालों को अलाउड नहीं करती, जैसे CSB, CSS, CSM, कितनी कंपनियां हैं इन सबको जो अलाउड नहीं करती। तो ये यार इसका आंसर ना सबसे ज़्यादा बढ़िया से भैया ही दे सकते हैं। सौरभ भैया, आप हो यहीं पे? एवरीवन, हाँ ठीक है यार, तो शुरू कर लेते हैं। अगर ये देखना है कि कौन कौन से ब्रांचेस को कंपनीज अलाउ नहीं करती है, तो ये CSSS ब्रांच है ना, ये अभी लेटेस्ट ब्रांच है और अभी से 2-3 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई है। तो बहुत सारे कंपनीज को इसका कुछ आइडिया नहीं होता कि कौन कौन से कोर्सेज परस्यू करते हैं लोग, और कॉलेज कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं इस ब्रांच के अंडर में, और इसलिए बहुत सारे कंपनीज अलाउ नहीं करती। जैसे इस बार लिंक्डइन आई थी यार, लिंक्डइन ने अलाउ नहीं किया था CSSS को, ठीक है। ऐसे ही बाकी कुछ कंपनीज होती है जो कि अलाउ नहीं करती, पर माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। CSB में भी है? ओरेकल आई थी, ओरेकल ने भी नहीं किया था। तो इट डिपेंड्स। पर CSB एंड उसमें बायोटेक के बहुत सारे कोर्सेज आए थे, तो उनको आइडिया नहीं होता कि कौन कौन से टेक्निकल फील्ड के सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहे हैं। पर ये बात ध्यान रखना कि अगर स्किल्स है ना, मेनली जो प्लेसमेंट के लिए जरूरत होता है वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की जरूरत होती है। अगर वो तुम्हारा क्लियर है तो फिर इंटरव्यूज और ये सब बहुत आसानी से क्रैक कर लोगे। और अगर कोडिंग टेस्ट पास कर जाते हो, इंटरव्यूज होंगे, इंटरव्यूज में भी वो मेनली डेटा स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन पूछते हैं। HR राउंड में थोड़ी बहुत वो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, अदरवाइज बस ये DSA और अगर फुल टाइम के लिए जब कंपनी आती है उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड DBMS से भी रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछ लेते हैं। लेकिन मेन जो कोर है 80-90% सिर्फ DSA ही पूछेंगे। तो इट डजंट मैटर कि आपकी ब्रांच कौन सी है, अगर DSA अच्छे से प्रिपेयर कर लिया इन 4 सालों में तो फिर एट दी एंड बहुत अच्छा पैकेज फोड़ के जाओगे आप। और ये सिर्फ 4th ईयर की बात नहीं है, 3rd ईयर के एंड में ही आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। और 3rd ईयर के एंड में जो इंटर्नशिप मिलती है उसके लिए कंपनी आती है 2nd ईयर के एंड में। मतलब आपने 1st ईयर शुरू किया, 2nd ईयर कंप्लीट किया, अब 3rd ईयर की जो शुरुआत होती है, जुलाई का जो महीना होता है, उसी वक्त सारी कंपनी देख के करके आ रही होती है। तो अगर आपको चाहिए कि उस टाइम तक आपको प्रिपेयर करना है तो बेसिकली 2 साल का टाइम है आपके पास, और इन्हीं 2 साल में आपको पूरी तरह से ये सब चीजें क्लियर करनी है। तो अब 1st ईयर से शुरुआत कैसे करें, क्योंकि अब कोई बोले मेरी ब्रांच CSE है, मेरी CSAI है, मेरी CSSS है, तो क्या लाइक प्रिपरेशन लेवल में भी या फिर स्ट्रैटेजी में कोई डिफरेंस आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि अभी 1st सेमेस्टर में जो कोर्स होता है आपको IP होता है, ठीक है। IP में वो सिंपली ये सिखाते हैं प्रोग्रामिंग क्या होता है, बहुत बेसिक सी चीज है। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे होंगे जिन्होंने 12th में भी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस नहीं किया होगा। तो उन सभी स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए वो प्रोग्रामिंग को बिल्कुल बेसिक से लेकर के जाते हैं। तो 1st सेमेस्टर यार बेसिक्स में ही थोड़ा स्पेंड करो टाइम, अभी इतना ज्यादा DSA के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। पर 2nd सेम में रिगरसली वो शुरू हो जाएगा अपने आप, और वो आप खुद भी रियलाइज करोगे जब लैब्स आने शुरू होंगे, और लैब्स के बाद जो असाइनमेंट्स आएंगे वो सब देख करके आपको खुद रियलाइज होगा कि किस लेवल तक आपको आगे प्रिपरेशन करनी है। और जब 1 साल का पूरा टाइम खत्म हो जाता है तो अब आपके साथ अब 1 ईयर बचता है, ठीक है। इस 1 ईयर में ही आपको पूरी तरह से प्रिपरेशन करना है, पर तब तक आप खुद ही मास्टर हो जाओगे और पता लग जाएगा कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और नेक्स्ट ईयर तक कैसे खुद को प्रिपेयर कर लेना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए सेफ जोन में चलते रहने के लिए 2 साल का टाइम है आपके पास, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो। जब कंपनीज इंटर्नशिप के लिए आती है 2nd ईयर के बाद, अगर आप वो इंटर्नशिप क्रैक कर लेते हो, नेक्स्ट ईयर अगर आप इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करते हो, और अच्छा क्या है अगर इंटर्नशिप लग गई तो फिर 80-90% आप ये समझ लो कि आपको PPO भी मिल जाएगा। PPO यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो ज्यादातर बेटर रहेगा कि आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो और इंटर्नशिप में आपका हो ही जाए, ठीक है।
और जहां तक बात है आपकी ब्रांच की, तो ब्रांच का बस ये सीन है, ये ध्यान में रखना कि इट डिपेंड, मतलब फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि कुछ कंपनीज ऐसी आती है जो कई बार आइसोलेट कर देती है सीएसबी एंड सीएसएस ब्रांच को, पर हर कंपनीज नहीं करती, वो इक्की दुक्की होती है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रिपेयर करो, चाहे आपकी इररिस्पेक्टिव आपकी कोई भी ब्रांच हो, बस अगर स्किल्स अच्छी है तो आप बहुत अच्छा पैकेज फोड़ दोगे। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कितने लोग प्लेस हो पाते हैं। तो यार अभी क्या, अगर इस साल का आपको डेटा बताऊं लेटेस्ट, तो हमारे बैच में टोटल 480 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और उनमें से अराउंड 170 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिल चुकी है। तो अगर आप इसका रेशियो देखोगे तो अराउंड 40% से ऊपर ज्यादा बच्चे हो चुके हैं प्लेस अराउंड। तो आपको भी अगर सेफ जोन में रहना है तो टॉप 50 में तो एटलीस्ट आना ही पड़ेगा। और पते की बात है कि बहुतों को पता ही नहीं होता कि प्लेसमेंट के लिए करना क्या है, बहुत ज्यादा टाइम वो लोग लगा देते हैं और एंड में उनको लगता है कि 3-4 महीने में वो सब कुछ कर लेंगे। कुछ लोग होते हैं बहुत प्रो यार जो इस चीज को कर लेते हैं, पर अगर आप पहले से कर रहे होगे तो फिर एंड में बेनिफिट में रहोगे, ठीक है। तो बस अभी से जो भी है शुरुआत करो, एक टारगेट लेकर के चलो और कंसिस्टेंसी नहीं रहनी चाहिए, तो एवरीथिंग विल कम टू हैंड। ओके ठीक है। ओके तो ओके पहले यार सब पहले क्वेश्चंस पूरे कर लेते हैं, उसके बाद डाउट शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का तो आंसर भैया ने बता ही दिया कि कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान दे कॉलेज में, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन जो कि बहुत बच्चे पूछते हैं कि कितनी सीजीपीए हमें मेंटेन करके चलनी पड़ती है मिनिमम, जो कंपनी अलाउ करती है बैठने के लिए। तो इस साल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो यार जहां तक मैंने देखी 6 सीजीपीए सबसे मिनिमम होती है, जिसपे मोस्ट ऑफ द कंपनी अलाउ करती है आपको बैठने के लिए, और मैक्सिमम 6.5 अगर इतनी होगी, और 7 तो मैक्सिमम है कि 7 होगी तो हर कंपनी पर अलाउ कर जाओगे। बात रही 6 सबसे मिनिमम होती है कि 6 अगर होगी तो आप हर कंपनी में मोस्टली कुछ को छोड़ के मोस्टली सब अलाउ कर देती है। तो ये 6 सीजीपी होती है सबसे मिनिमम, तो 6 सीजीपी मेंटेन करके चलना, लेकिन ठीक है। और कॉलेज में यार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर कोडिंग नहीं करोगे ना तो प्रोग्रामिंग नहीं हो तो मुश्किल हो जाएगी 6 सीजीपी भी मेंटेन करना, क्योंकि कोर के ही आपके 2 से 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं और उन्हीं के सीजीपी मेंटेन नहीं होगी तो 6 सीजीपी तो फिर नहीं आ पाएगी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। ओके तो यार सबसे, अगर कोई और भी क्वेश्चन अगर आपकी नजर में हो और मेरे से छूट गया हो तो प्लीज बता देना कि ये क्वेश्चन छूट गया है। मतलब ये क्वेश्चन, जैसे कि ये तो मैंने 5-6 क्वेश्चन कॉमनली यूज किए थे कि ये क्वेश्चन बाकियों के आ रहे हैं। अगर और भी कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में है कि भैया ये क्वेश्चन रह गया, ये क्वेश्चन का सवाल का जवाब इस तरह का, उसके बाद फिर हम डाउट शुरू करेंगे। ओके किसी का रिकॉर्डिंग, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा यार कि जहां तक सीजीपीए की बात है ना, तो ये हमेशा ट्राई करना कि 7.5 एंड 8 से अबव रहो। हालांकि 6 तो वो ठीक है, वो प्लेसमेंट का क्राइटेरिया है कि जिनकी 6 है लाइक दे कैन सेव फॉर प्लेसमेंट्स, पर अल्टीमेटली यार एंड में जो कंपनीज आ रही होती है ना, वो मतलब 70 या 60% कंपनीज ऐसी होती है जो 7 से नीचे को बैठने ही नहीं देती। तो अगर आप 7.5 से ऊपर हो ना, तो मतलब आप ऐसा है कि 95% कंपनीज में आप बैठ सकते हो। बस एक ही दो आती है जो रिसर्च ओरिएंटेड कंपनीज होती है, या फिर जैसे इस बार टावर रिसर्च आई थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जिन लोगों की 9 से ऊपर सीजीपीए हम तो बस उन्हीं को लेंगे। तो बहुत ही कम ऐसी कंपनीज होती है जो इस तरह की क्राइटेरिया कभी कभार इम्पोज करती है, पर सेफ जोन में रहने के लिए ट्राई करना यार कि 8 से ऊपर रहो आप, तो बहुत ही सही रहेगा। और सीरियसली बताओ तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। बस कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है कि असाइनमेंट्स को पॉजिटिवली करना है यार, असाइनमेंट बहुत स्कोरिंग होती है, और अगर आप असाइनमेंट्स को पॉजिटिवली कर लेते हो ना ऑनेस्ट होकर के, तो ये समझ लो कि आप 7 से ऊपर तो आ जाओगे। बाकी वो 30% के लिए आपको एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑनलाइन में तो ठीक है, लाइक बहुत चीजें हो रही होती हैं, दैट्स फाइन, पर ऑफलाइन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उससे मैं आपको मेक श्योर करना होगा कि आप ऑनेस्टली पढ़ रहे हो। ओके तो और भी कोई क्वेश्चन जो छूट गए हमसे तो बता दो यार मैसेज करके, या फिर आप खुद ही बता सकते हो क्वेश्चन माइक ऑन करके। मेरा एक क्वेश्चन था, पूछूं? हाँ मैं ये कह रहा था जैसे कि 4 साल ये जो पढ़ाएंगे, मतलब जो भी पढ़ाएंगे जितना भी है सारे सब्जेक्ट्स कोई भी ब्रांच में, वो इंडस्ट्री फेसिंग के लिए तैयार भी होगा। जैसे डीटी और एनएसआईटी में ऐसा होता है ना शायद कि खुद ही पढ़ लेते हैं बच्चे और कोडिंग वगैरह कर लेते हैं, डीएस वगैरह डीएसए। तो ये जो पढ़ाएंगे जैसे कि यहाँ पे वो इंडस्ट्री रिक्वायर्ड भी होगा कि कोई भी ब्रांच हो, CSSS हो, CVSB हो, वो इंडस्ट्री फेसिंग भी होगा कि इंडस्ट्री में भी काम आए, या ऐसे ही फ्लैग से बच के कैसे भी करके वो, मतलब बच के क्या, मतलब फ्लैग के भी ध्यान रख के इतनी मेहनत करके फिर पता चला इंडस्ट्री फेसिंग है। बहुत ही मतलब फनी क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स हमें देखने को मिले हैं कि एक बंदा आकर के कह रहा है कि हमने पिछले साल जो भी 4 साल बीटेक में पढ़ा है, हमें समझ नहीं आया उसका क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है जो कंपनीज में वो लोग काम दे रहे हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी में जाते हो ना यार,
तो पहले आपको इंटर्नशिप कराती है। क्यों कराती है आपको इंटर्नशिप? कंपनीज इंटर्नशिप सिर्फ इसलिए कराती है क्योंकि वो आपको वर्क कल्चर से फेमिलियर कराना चाहती है और इनिशियल ट्रेनिंग देना चाहती है कि ये इस तरह का हमारा काम है और उसमें आपको काम करना है। और अब दूसरी चीज ये कि अगर वो अपनी तरीके से काम कराती है तो फिर कॉलेज में ये लोग क्या कराते हैं, कॉलेज में यार ये लोग ना आपको टूल्स से, टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से फेमिलियर कराते हैं जो उन कंपनी में यूज हो रहा होता है। कौन से वो टूल्स और टेक्नोलॉजी जो हमारे कॉलेज वाले प्रिपेयर कराते हैं। तो लेट्स से अगर डेवलपमेंट की बात हो रही है तो ये लोग ऐसे ऐसे असाइनमेंट्स आपको देंगे यार, जैसे कि लेट्स से अगर काम है जावा का, ठीक है, तो इन्होंने आपको ऊप्स पढ़ा दिए, इन्होंने आपको डीएसए पढ़ा दिया, इन्होंने आपको ओएस पढ़ा दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा दिया, इन्होंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा दिया। अब ये सब पढ़ने के बाद क्या हुआ कि आपकी बेसिक चीजें क्लियर हो गई। अगर आप कंपनीज में जाओगे ना तो वहां पे काम कर रहे हो तो आपको कोड देकर के ये नहीं लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ, क्या कचरा ला के रख दिया मेरे सामने। अगर ऊप आपको पता है तो आप जान पाओगे यार कि एक एक मॉड्यूल किस तरह से डिजाइन होते हैं और उन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके पूरा का पूरा डेवलपमेंट सेटअप किस तरह से प्रिपेयर्ड होता है उनके बैकएंड में। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज ये कि लाइक कंपनीज जब टेस्टिंग के लिए आती है तो वो कैसे वेरीफाई करेगी कि वो आप उनकी कंपनीज के लिए आप फिट हो या नहीं। तो उसके लिए वो टेस्ट करती है डीएसए। डीएसए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली आपकी लॉजिकल थिंकिंग को बताता है। डीएसए को आप एज अ एप्टीट्यूड टेस्ट देख सकते हो, लाइक जस्ट एक एप्टीट्यूड मेथड्स है जिसे टेस्ट करके वो इंश्योर कर लेते हैं कि हाँ ठीक है आप वेल सूटेड हो। अगर आपको डीएसए आती है, आप डीएसए के कॉन्सेप्ट को समझ पाते हो तो मतलब उनके कंपनीज के बाकी के जो काम भी है आप उनको भी समझ पाओगे और से कर पाओगे। तो टेस्टिंग का क्राइटेरिया डेटा स्ट्रक्चर ही है मेनली, और कॉलेज का काम होता है आपको टेक्नोलॉजी से, टूल्स से और लेटेस्ट जो अपकमिंग अलग अलग लाइक प्रोजेक्ट्स है उनसे आपको फेमिलियर करा दे। कंपनीज में ये डायरेक्टली तो आपको कभी भी इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, पर हाँ आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्प करेगा आगे चल के। स्पेशली जो मैथ्स के कोर्सेज होते हैं या फिर सीएस के कोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो है उनका तो लाइक उनकी तो अलग ही, लाइक जो लोग वीएलएसआई में उनके लिए है कि जो भी टूल्स वो लोग यूज करते हैं वो फिर कंपनी में यूज होता है ना, अलग चिप्स वगैरह बनाने में। आई डोंट नो, आपको बेटर पता होगा, आई डोंट नो मच अबाउट इट, सो ओके फाइन। ओके, तो जैसे कि जैस हो गया डाउट क्लियर, मतलब एग्जैक्टली जो मैं ओके। तो एक बच्चे का डाउट है कि इनकम के लिए इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी। हाँ भाई, अगर कोई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है, मतलब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसका इनकम सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। वो भी 6 महीने के, जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उसके 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। मतलब अगर आपने 1 साल पहले बनाया हो या फिर 9 महीने पहले, तो ध्यान रखना कि 6 महीने या 6 महीने तक ही वैलिड रहता है एक इनकम सर्टिफिकेट। तो 6 महीने के बीच का ही हो, और उसकी अगर जब आप फॉर्म भर रहे हो और उसके कम से कम 5 महीने तक वो वैलिड रहे, क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रोसेस है तो इसमें बहुत टाइम भी लग सकता है। लेकिन एट द एंड अगर जब आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, मिलने से थोड़े दिन पहले ही जब वो वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उस समय वो फॉर्म जो भी सर्टिफिकेट आपने बनाया उसकी डेट ना निकल गई हो। तो मेरी बात समझ में आ गई ना, मतलब उस टाइम तक आपकी वो फॉर्म वैलिड रहे कि आप तो इस तरीके से आपको रिन्यू करवा लेना उसको, फॉर्म को, जो इनकम सर्टिफिकेट है आपका। ठीक है, तो रिन्यू या फिर नया ही बनवा लो। और कोई डाउट? यहाँ पे आउटसाइड दिल्ली भी कोई है क्या? आउटसाइड दिल्ली से कोई भी नहीं है? आउटसाइड दिल्ली कोई नहीं भाई, क्योंकि आपके लिए अलग स्कीम होती है स्कॉलरशिप की, तो मुझे लगा था बता दो बेटा। एनीवे ठीक है, बता दो भैया, बता दो फिर। बता दो। दिल्ली के जो स्टूडेंट है ना, जो लोग दिल्ली कोटा से आए, ठीक है, तो उनके लिए दो स्कॉलरशिप्स होती है। एक ट्रिपल आईटी दिल्ली की तरफ से मिलती है और दूसरी दिल्ली मेरिट कम की तरफ से। ठीक है, अब उन दोनों में से क्राइटेरिया ये होता है कि ट्रिपल आईटी दिल्ली का क्राइटेरिया कुछ ऐसा है जो राहुल ने बता दिया आपको ओवरऑल। ठीक है, तो आई गेस वो आपको पता होगा। दूसरी चीज की जो दिल्ली मेरिट कम का जो आइडिया वो है कि अगर आपकी पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख आई गेस उससे कम है तो 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है, प्रोवाइडेड कि आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए और आप बीपीएल कैटेगरी में आनी चाहिए। और अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो आपको भी स्कॉलरशिप मिलती है दिल्ली मेरिट कम की तरफ से यार, पर उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी वो जो भी इनकम सर्टिफिकेट वगैरह देना होता है, ऑल दो स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। और सेम पोर्टल है जो दिल्ली मेरिट कम के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन होगा उसका। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया आपको, अपना लाइक लिविंग सर्टिफिकेट एंड वो सब सबमिट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद फिर दैट्स फाइन, आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप। हाँ, ब्रांच चेंज से पूछ रहा है क्या जसवंत? ओके, तो इसमें भैया एक करेक्शन है, जैसे आपने बोला 2.5 लाख, वो 1 लाख है। मतलब 1 लाख से नीचे होता है ना तब स्कॉलरशिप मतलब वो होता है। ठीक है, वो 2.5 लाख नहीं है, 1 लाख से नीचे अगर फैमिली इनकम होती है प्राइवेट, मतलब तो
तब जाकर के 100% फीस वेवर मिलता है, ठीक है। वो कहीं भी IIT दिल्ली हो चाहे वो दिल्ली कम हो। तो अभी एक और किसका सवाल आया यार कि अच्छा ब्रांच चेंज का यार, देखो ब्रांच चेंज का ये कि बस फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास ऑप्शन रहेगा, 4 महीने हैं, अच्छे से पढ़ लो। अगर 9 से ऊपर सीजीपी आ जाती है, लाइक इट डिपेंड्स कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ठीक है। अगर आपको लेट से अगर आप CSB के और आपको CSE में जाना है, तब तो आपको बहुत ही अच्छी मतलब सीजीपी लानी पड़ेगी, मे बी 9.5 और समथिंग, ठीक है, तब ये पॉसिबल हो पाएगा। पर अगर आप लेट से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में और आपको CSAM में जाना है, तो यार अगर आपकी 8 भी है या 7.8 भी है, तो भी आप अगर रिकमेंडेशंस कम है तो आप चले जाओगे। ये डिपेंड करता है 2 चीजों में कि अभी वेकेंट सीट्स कितने हैं उस ब्रांच के लिए और उसकी डिमांड कितनी है। लाइक अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अगर कम है तो कम में भी आपका चल जाएगा। लेकिन बस ये कि अगर आपको लोअर से एकदम ही ऊपर जाना है तो यू शुड टारगेट मे बी अबव 9, और ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, फर्स्ट सेम में कर लोगे, बस बी कंसिस्टेंट ऑन व्हाटएवर यू आर डूइंग। ओके भैया बोलो ये फर्स्ट सेमेस्टर में बस यही है कि पाइथन का इंट्रो, बस कोडिंग ही है या और कुछ भी है? मतलब उसमें ज्यादा समझ नहीं आया, उसमें सब सिलेबस जो दिया हुआ है। ठीक है, तो आईपी कोर्स के बारे में पूछ रहे हो, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में होगा क्या, मतलब CSB का? अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर तो सेम ही होता है। तो सारे कोर्सेज के बारे में जानना है या फिर सिर्फ आईपी के बारे में जानना है? जो फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, हाँ, सारे कोर्स। देखो फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेन कोर्सेज होते हैं वो मेजरली आईपी होता है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसमें वो तुम्हें पाइथन सिखाते हैं बेसिकली, ठीक है। पाइथन में क्या होता है, शुरू में जाओगे तो वो बताएंगे तुम्हें एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होता है, लूप्स क्या होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। फिर इसके आप ग्रेजुअली पढ़ाएंगे फंक्शंस के बारे में, फिर फंक्शंस खत्म हो गया, फिर वो आएंगे डिक्शनरीज के बारे में पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, फिर रिकर्जन पे जाएंगे, रिकर्जन के बाद फाइनली फिर फाइल हैंडलिंग आएंगी थोड़ी बहुत, और एक्सेप्शन हैंडलिंग सिखाएंगे, वो ट्राई कैच वाली थिंग्स, और उसके बाद खत्म हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। बस यही है पूरे आईपी में, तो थोड़ा चल जाएगा, बट लैब के क्वेश्चन हार्ड होते हैं यार, तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर पढ़ाई कर लो, लाइक थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे इन वेबसाइट पे, एक वेबसाइट है बता दे रहा हूँ, लिख लो, कोडिंग-बेट, CODING-BAT। कोडिंग-बेट में जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर वहां के क्वेश्चंस पूरे लगा लिए ना तुमने पाइथन के, तो ये कोर्स बहुत आसानी से, मतलब ये समझो कि मतलब 60-70% काम तुम्हारा पूरा हो चुका है। वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो, और वही लेवल के क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भैया कोडिंग BAT है या फिर BET है? आई डोंट रिमेम्बर यार, एक बार देख लो, बट कोडिंग बेट है, लाइक BET या BAT, आई एम नॉट श्योर, बट देख लो एक बार। ये मैंने नाम भेज दिया है, देख लेना। और एक और है W3 स्कूल से भी आप थोड़ी, मतलब वो बहुत ही लोअर से सिखाता है W3 वो बेसिक है, लाइक लेकिन आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो कोडिंग बेट में देख लेना, ठीक है। हाँ। कोडिंग बेट में यार वही क्वेश्चन है जिस तरीके के क्वेश्चन यहाँ एग्जाम्स में और लैब में पूछे जाते हैं। और लैब्स के बाद यार आपको ना एक प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा, उसकी वेटेज बहुत होती है, तो ध्यान रखना। प्रोजेक्ट बेसिकली प्रोजेक्ट थोड़ा टफ तो नहीं होता, लेकिन जितना सिखाया होता है ना उसके थोड़ा ऊपर ही देते हैं, लेकिन वो ठीक है, लेकिन वो हो जाता है। आईपी में वो बस सिंपल सी प्रोजेक्ट देंगे, तो यार कुछ गेम में बनाने के लिए दे देंगे, बट उतना गेम नहीं भैया, गेम नहीं, वो सिस्टमेटिक एक जस्ट वो आपको ना एक पिछली बार तो हमारे को शायद से किसी के पास है वो प्रोजेक्ट, जिसमें ना हमें बस बहुत सारे नाम दे दिए थे, उनके रोल नंबर इस तरह से कुछ दे दिया था, उसको सिस्टमेटिक वे में कुछ इस तरह से लगाना था, मतलब एक तरह का क्लास ही दे देता, क्लास को अरेंज इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट। शॉर्टिंग का काम है ना, हाँ, शॉर्टिंग कुछ, हाँ, दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। तो वो ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर निकल जाएगा, बस ये कि लास्ट टाइम तक प्रिपेयर्ड रहना और ये सब चीजें प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। दूसरी चीज क्या पूछ रहे थे, कुछ और भी पूछा था किसी ने। फर्स्ट सेम में जावा भी पढ़ाते हैं? नहीं, जावा नहीं पढ़ाते, जावा सेकंड सेमेस्टर में आता है, ठीक है। ये आईपी की बात हो गई। सेकंड आता है डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, हार्ड तो नहीं है। सीक्वेंशियल सर्किट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तुम्हें, पर कॉम्बिनेशन सर्किट बहुत ईजी है। मतलब अगर तुमने 12th में CS करा है ना यार, तो ये कोर्स का 70% तो तुम्हारा ऑलरेडी ओवर हो चुका है। लास्ट का 30% तुम्हें करना है, जो कि सीक्वेंशियल सर्किट में करना होगा। अदरवाइज कॉम्बिनेशन सर्किट में जो बेसिक चीजें होती है ना, कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, के मैप क्या होता है, SOP एंड POS फॉर्म क्या होता है, यही सब पढ़ाते रहेंगे मिड सेम तक। उसके बाद फाइनली फिर सीक्वेंशियल सर्किट शुरू होगा, जिसमें थोड़ी सी वो डीप में जाते हैं। तुमने फिजिक्स में अगर 14 चैप्टर पढ़ाओ सेमीकंडक्टर वाला, तो सॉर्टेड थोड़ी सी उसमें डीप में चले आते हैं, तो दैट टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अदरवाइज बहुत मतलब इजी गोइंग कोर्स है भी, ठीक है। आराम से 10 ला सकते हो इसमें। और आपका जो मेन स्कोरिंग, मतलब जिसमें जैसे कि जो बच्चे ब्रांच चेंज करने की सोच रहे हैं ना, मेन स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो SCI पे ध्यान देना भाई। SCI जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, ये वाला कोर्स आपका डिजाइन में ही आता है, तो ये वाला कोर्स थोड़ा इजी है, और एग्जाम भी ऑप्शनल आते हैं, कोई रिटर्न में नहीं होता, सिर्फ ऑप्शनल एग्जाम होंगे, और ये आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। मतलब ये कर दोगे ना तो CGPA इंक्रीज हो जाएगी।
SCI हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, ये दोनों। ठीक है, और एक और कोर्स होता है लीनियर अलजेब्रा, ये भी बहुत आसान कोर्स है। मैथ्स में तो खैर एक्सपर्ट होते हो आप लोग। हाँ, लेकिन मैथ का कुछ बच्चे कम हो जाते हैं ना, तो फिर भी, लेकिन ये हाँ मैथ तो है ही, मैथ के साथ ये दोनों भी जो रेस्ट है ना, आईपी के अलावा, आईपी तो ये SCI हो गया, कम्युनिकेशन, इनमें स्कोर कर सकते हो अच्छा, जिस वजह से मतलब जिसमें आपकी वो हो जाएगी, ब्रांच चेंज करने में थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी अगर इन दोनों में अच्छा स्कोर हुआ तो। और भी कोई डाउट? बाकी यार इस सेमेस्टर के लिए कैसा फील कर रहे हो, कुछ तो बताओ, कुछ कमेंट्स और कुछ फीडबैक। लाइक अभी कल से सेमेस्टर शुरू होने वाला है, परसों से है भैया। ओके, परसों से। सो लाइक इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह अटेंड करके कैसा लगा, लाइक तुम्हें मजा आया, और कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है, कुछ तो फीडबैक मिल सकता है ना। बताओ, कुछ बताओ। भैया इंडक्शन प्रोग्राम इन्होंने इतना लंबा रख दिया था, देख देख के थक गए थे। ऑब्वियसली होता है ये चीज। अभी सुबह बस से रात तक 12-1 बजे तक इंडक्शन में ही इतना टाइम हो गया, 10-10 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे रहो। आंखें दुखने लग गई थी सीरियसली। हाँ, वो भैया इंडक्शन में जस्ट वो डांस सुबह से शाम तक बैठे रहो, एट द एंड जब उठ करके जाओ और इट्स लाइक यार बहुत टायर्ड हो, लेकिन दूसरे लोग बोल रहे हैं तुमने सुबह से अभी तक काम ही क्या किया जितने टायर्ड हो, और उनको नहीं समझ में आता है कि यार एक्चुअल में स्क्रीन के सामने बैठे बैठे भी ना बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना इतना ज्यादा, क्योंकि पहले तो कभी बट कोई नहीं यार, जब कोर्सेज स्टार्ट होंगे तब इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। मजे करो। और एक चीज यार, बहुत ही यूजफुल सजेशन दे रहा हूँ ना, जो भी काम होता है ना, ये सब पढ़ाई वढ़ाई होती है, थोड़ी ग्रुपिंग बना करके करना यार। हाँ, अकेले मत करना, तुम्हारे लिए, तुम्हारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत बेटर होगा। अगर तुम सोच रहे हो कि अकेले चल करके सब कुछ मैं खुद ही कर लूंगा, तो ठीक है, टू सम एक्सटेंट इट विल हेल्प। पर अगर तुम्हारे ग्रुप है ना, फ्रेंड सर्कल है, तो दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। मतलब जब तुम प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, या फिर तुम आगे कहीं चिल आउट करने के लिए जा रहे हो, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि मान लिया कि ग्रुप लेट्स से कुछ एग्जाम्स है, ठीक है, और ऐसा होता है, रियल में बता रही हूँ, प्रैक्टिकल चीज है, और ये मैं तुम्हें बस इसलिए बता रहा हूँ, किसी को बोल मत देना, ठीक है। तो ठीक है, मान लिया कि तुम्हारे एग्जाम पे कल 3 एग्जाम एक साथ आ गए। अब तुम एक साथ अगर 4 लोग हो, तो तुम बोलोगे भाई 3 चैप्टर तू देख ले, 2 चैप्टर मैं देखता हूँ, और भाई इस बुक का 3-4 चैप्टर तू देख ले। तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और एग्जाम्स हुए। अगर ये मैं ऑनलाइन एग्जाम्स के वक्त बता रहा हूँ, क्या कुछ तुम कर सकते हो। हमारे एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे भैया। ऑफलाइन है, लेकिन ये आपको उनके ऊपर डिपेंड करता है। that's your bad luck, then you will have to study। लेकिन यार ये प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट पार्टनर बेस ही होता है। हाँ, मतलब वो ग्रुपिंग वाली चीज हमेशा अच्छी होती है यार। हाँ, भैया और ऑनलाइन में कैसे बनाए क्या यार, ग्रुप अपने आप ही बन जाता है। Like just be in touch ना, whatever you're doing, just you can discuss those stuff in groups, and you can create a WhatsApp group probably of 4 or 5 people. You can discuss whatever you're doing. Apart from that, like projects, and अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और तुम कुछ कॉन्टेस्ट में Try to find out people who have similar goals like ours. लाइक माइंडेडनेस। जो नहीं समझ में आ रहा है सीधे दोस्तों से पूछो, हेल्प कर देंगे, और अपने आप ही बातचीत शुरू हो जाएगी। बस एक दूसरे की हेल्प करते रहना यार, कभी ऐसा नहीं कि खुद ही निकलते जा रहे हो, तो फिर इट विल बी अ लिटिल बिट, यू नो, अगर तुम्हारे कारण किसी और को भी फायदा होता है तो दैट विल बी रियली गुड ना। तो अगर किसी और को भी हेल्प चाहिए तो ऑलवेज बी रेडी फॉर हेल्पिंग देम, दैट विल बी ग्रेट। क्योंकि असाइनमेंट्स में तो मोस्टली सब एक दूसरे की हेल्प करके ही पूरा करते हैं, अकेले किसी से भी नहीं होता। तुम्हें रियलाइज नहीं होगा, पर तुम जैसे जैसे आगे जाओगे ना, सेकंड थर्ड सेमेस्टर, तो डिफिकल्टीज ग्रेजुअली इंक्रीज होगी धीरे धीरे करके, और एंड में तुम्हें मजा भी आएगा, एंड यू विल रियलाइज कि यार क्या क्या चल रहा है। मतलब ठीक है, इतने सारे हैवी प्रोजेक्ट्स ये लोग दे भी तो देते हैं, शुरू में तुम स्क्रैच से करने की कोशिश करोगे, पर बाद में यू विल बी ब्राउजिंग अ लॉट ऑन गिटहब एंड अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी मिल जाते हैं, जिसको यूज करके तुम कर रहोगे अपने असाइनमेंट। ठीक है, बाकी यार प्लेसमेंट के लिए मैं सबको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, और मैं सच बता रहा हूँ कि अगर सीजीपीए अगर तुमने 8 से ऊपर मेंटेन कर लिया, और लाइक इसके अलावा लगातार तुम कोडिंग कर रहे हो, और अगर कोडिंग तुम्हारा पैशन है, तो तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए जा सकते हो। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अगर तुम चले गए तो यहाँ पे क्लब भी है फू बार, अगर ये इंडक्शन हो चुका है तो प्रोबेबली उन्होंने तुम्हें बताया होगा, ठीक है। तो अगर फू बार में अगर तुम्हें मेंबरशिप मिल जाती है, तो अपने आप में बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है यार। तो आगे चल के प्रैक्टिस करना, ठीक है। लाइक मैं पर्सनली इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, पर जो जिन लोगों का पैशन है ना यार कोडिंग, वो जरूर ट्राई करना, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्लेसमेंट्स वगैरह का जो भी प्रोसीजर होता है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे, जीतोगे, अलग अलग प्राइजेस मिलेंगे, तो इट रियली गिव्स अ ग्रेट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टू डू समथिंग एंड कंटिन्यूअसली बी कंसिस्टेंट।
टैग भी मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, सेकंड सेमेस्टर में फूबर से ही आपके लैब होंगे, जैसे कि डीएसए आ जाएगा ना सेकंड सेमेस्टर में, तो फूबर के थ्रू ही आपके जितने भी लैब होंगे ना फूबर पे ही होंगे। फूबर एक ऑनलाइन मतलब कॉलेज की सर्वर है जिससे कि आपके डीएसए के लैब्स पूरे होंगे फूबर पे ही। बेसिकली प्रोग्रामिंग पोर्टल है यार, जहाँ पे तुमको अपना कोड लिख करके सबमिट करते हो, ये वेरीफाई करता है कि तुम्हारे कोड सही है सही है कि गलत है, और टाइमिंग भी दिखाता है। मतलब आप जैसे और जो ये होता है ना कि लाइक तुम असाइनमेंट सबमिट कर रहे होते हो, बाकी कोर्सेज में तो क्या होता है कि तुमने सबमिट कर दिया, टीए है उसने चेक कर लिया, ग्रेड कर दिया, अगर पार्शियली करेक्ट है तो तुम्हें पार्शियल मार्क्स मिल गए। लेकिन यार फूबार के केस में ऐसा नहीं होगा, वहां पे या तो तुम्हें 0 मिलेंगे या तो पूरे मिलेंगे। यू हैव टू बी कंप्लीटली करेक्ट व्हाटएवर यू डूइंग। तुम बोलो कि यार मेरा बस एक लाइन गलत था या फिर बस एक वर्ड गलत था, फर्क नहीं पड़ता उससे। हालांकि पाइथन में अगर वो हैकर रैंक पे हो रहा है शुरू में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे तुम्हें पार्शियल मार्किंग मिलती है। अगर तुम्हारे पहले हैकर पे ही होगा, लेकिन वो फर्स्ट सेमेस्टर बस 10 में अगर 5 या 6 टेस्ट केस से चल गए तो तुम उसके मार्क्स मिलते हैं, तो दैट इज अ गुड थिंग। इवन कुछ का तो क्या कहता है जिसमें आंसर ट्रू और फॉल्स वाले होते थे, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते थे, अगर उन्हें कुछ भी नहीं आ रहा तो सिंपली उन्होंने प्रिंट ट्रू लिख दिया, और टेस्ट केसेस में पता लगा कि 12 में से 9 टेस्ट केसेस चल गए। तो ऐसे भी सिचुएशन होती थी, ठीक है। पर ये सब ट्रिक तुम्हारी दो बार पे काम नहीं करेगी। रेडी फॉर देम। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? और कुछ क्वेश्चन है तो बताओ यार, लाइक इतनी जल्दी सारी अलग-अलग ना। भैया जैसे मतलब एक दिन में कितना फ्री टाइम मिल जाता वन बाय वन। हाँ क्या बोलो वन फ्लैग भैया जैसे एक दिन में कितना फ्री टाइम मिल जाता है? यार फ्री ये टोटली ना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना टाइम स्पेयर करना चाहते हो। अगर ऑनेस्टली बताऊं तो अगर तुम्हारी प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट ठीक है तो बहुत ज्यादा चिल आउट कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं कि दिन भर लाइक बहुत ज्यादा लगे पड़े। वो बस वैसी हालत उस वक्त होती है जब कॉन्जिक्यूटिव डेडलाइंस आ जाते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे हूँ आज और कल मेरी लेट्स से डीसी की क्विज भी आ गई, कल मेरा आईपी का लैब भी है और कल मेरी कोई अलग मैथ्स की सबमिशन भी है, तो इन दैट केस थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा, तुम्हारे लिए थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रहेगा। अदरवाइज तो यार बहुत ही चिल है, मतलब उतना कुछ सोचने वाली बात नहीं कि तुम्हें लग रहा होगा दिन भर ही बैठ के बस काम करे। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। पर हाँ ये मान के चलो कि लाइक डिपेंड कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट कितना है। अगर तुम्हारा कोडिंग तुम्हारा पैशन है तो तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा कैसे टाइम स्पेंड हो रहा है। भैया की ब्रांच या सीएसई है? किसकी ब्रांच? ध्रुव पूछ रहा है आपकी ब्रांच क्या है? सीएसई गाइस। मेरी सीएसई है यार, ठीक है। अच्छा श्रेष्ठा, आपका क्वेश्चन क्या था, पूछ रही थी जो? हाँ भैया, I wanted to ask about plague, कि Okay. how to avoid plague. So the first thing is that plagiarism is some act here that institute considers it to be academic dishonesty, and they are not going to bear any dishonesty like this. So what क्या होता है इसमें, सीधे वो क्या करेंगे, अगर लेट्स से अगर आप फर्स्ट टाइम प्लैग में पकड़े जाते हो तो पॉलिसी है कि आपकी ग्रेड कम कर दी जाएगी 1 या 2, और कुछ प्रोफेसर्स की डायरेक्टली ऐसी पॉलिसी कि सीधे आपको एफ दे देंगे। दूसरी बार अगर आप पकड़े जाते हो तो फिर से वो आपको एफ दे देंगे, पर तीसरी बार पकड़े गए तो फिर ये लिखा हुआ है कि आपको इंस्टीट्यूट से रेस्टिगेट भी कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। बट भैया ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने कोड कॉपी ना कर, हम खुद से कर रहे हैं और ऑटोमेटिकली कभी किसी का मैच हो जाए। हाँ ठीक है। सी फ्लैग लगने के बाद ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो तुम्हें एक्शन ले लेंगे। दे विल कॉल यू, आपके पास ऑप्शन होगा डिफेंड करने का। अगर आप उनको समझा देते हो तो यू आर इन अ सेफ स्टेट, पर वैसी नौबत ना आए तो ही बेटर है, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट कुछ नहीं करते वो। पर यार मैं सीरियसली बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अभी ये 3rd ईयर है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आपने खुद से कोड लिखा हो और ये ऑटोमेटिकली किसी और से मैच हो जाए। और अगर इस केस में होता भी है तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन ही उतना जेन्युइन था कि कोड ऑटोमेटिकली मैच हो रहा है। क्योंकि द थिंग इज दैट अगर कोड 10 लाइन का है, 12 लाइन का है, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर कोई सा भी तुम प्लेजरिज्म चेकर लगा दो उसमें से 80-90% सबका सेम होना ही होना है, अगर किसी सिंपल से लॉजिक पे बेस्ड है तो वही लाइन यूज करेंगे, कुछ यूज नहीं कर सकते। पर बात आती है अगर लंबे कोड लिखने की, लेट से 100 लाइन का कोड है और सबने कुछ सेम सा लिख रखा है, 90-92% चेक हो मतलब मैच हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है यार कि उसमें ना कुछ लाइक तुम लोगों ने कॉपी करी है उस चीज पे। तो थोड़ा सा फोकस रखना, लाइक अगर तुम खुद से कर रहे हो तो ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि फ्लैग आ जाए ऑटोमेटिकली। हाँ ऐसा बहुत बार हुआ है लोगों के साथ कि उन्होंने खुद से असाइनमेंट करा पर अपने असाइनमेंट्स को उन्होंने शेयर कर दिया, और थोड़ी देर के बाद वापस से वही असाइनमेंट उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आता है और वहां लिखा होता है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, और फिर उसमें फ्लैग लग जाती है। तो ऐसा केयरफुल रहो कि सेम टू सेम यार ऐसे कभी शेयर मत कर देना, वरना
तुम्हारे और अगर कॉपी करते भी हो तो प्लीज थोड़ा चेंज करके रखना। मैथ्स में यार, क्योंकि मैथ्स में ऐसा हाँ। होता है कि सही आंसर तो सिर्फ एक ही होगा, पर गलत आंसर तो बहुत हो सकते हैं। पर अगर बहुत सारे गलत आंसर सेम से आने लगे कॉपीज पे तो तुम फंस जाओगे, इसलिए ध्यान से, ठीक है। मतलब अगर अनटिल और अनलेस तुम बिल्कुल ही श्योर हो तो ही कॉपी करो, मतलब तो ही शेयर करो, और शेयर करने के बावजूद भी अगर देखते हो तो स्टेप्स को चेंज कर दो यार। ऐसा नहीं कि तुमने सेम टू सेम लिख दिया तो फंसने। और चेंज करके लिखना अगर लिख भी रहे हो तो। हाँ, ठीक है, तो फ्लैग को लेकर के इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। अभी के लिए तो बस बहुत सही किल मारो। ओके भैया। और कोई क्वेश्चन यार? कोर्सेज से रिलेटेड या फिर एग्जाम से रिलेटेड, एनीथिंग अलाउड से related? भैया मुझे एक डाउट है, जैसे जो एंड सेम एग्जाम होता है उसमें पूरा सेमेस्टर का सिलेबस होता है या फिर आधा सिलेबस होता है? पूरा सेमेस्टर। वो डिपेंड करता है प्रोफेसर के ऊपर वैसे, ठीक है। हाँ, कुछ वैसे। प्रोफेसर क्या करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ना कंटिन्यूअस ग्रेडिंग होती है, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम्हें शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ा दिया और लास्ट में फिर पूरा का पूरा एक बार दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कंटिन्यूअस चीजें चल रही होती है। लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से आईपी का, तो शुरू में उन्होंने तुम्हें यार क्या पढ़ाया है, स्टेटमेंट्स पढ़ाए हैं, एक्सप्रेशंस पढ़ाए हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ाए हैं। तो पहले क्विज में तुम्हें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर उन्होंने तुम्हें लूप पढ़ाया, डिक्शनरी पढ़ाई, तो अगले क्विज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तब तक आ जाता है मिड सेम तक तुमने फंक्शन सब कुछ पढ़ लिया है, तो वो उस रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन देंगे। फिर आता है एंड सेम। अब एंड सेम जब आ चुका है यार, तो वहां पे वो तुम्हें बेसिक कहीं नहीं पूछने वाले कि इफ और एल्स स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, वो वही पूछेंगे जो तुम्हें एंड में पढ़ा है, क्योंकि कोर्स की डिफिकल्टीज इंक्रीज होती चली जाती है ना टाइम टू टाइम। ये कोई थ्योरी तो है नहीं कि भाई पहले चैप्टर में आपने जो कहानी पढ़ी, लास्ट चैप्टर में जो कहानी पढ़ी, वो दोनों की वेटेज सेम है, क्योंकि दोनों ही एट सम पॉइंट सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हो। ऐसा तो होता नहीं, तो डिफिकल्टी लेवल पे बात आ जाती है। और कोर्स के एंड तक आते तो डिफिकल्टी लेवल्स ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी होती है। तो एंड में जो क्वेश्चन होंगे वो उसी पे बेस्ड होंगे जो आपने मेडिसिन के बाद पढ़ा है मोस्टली। अगर थोड़ी बहुत पहले से आता है तो 10% मान लो आप, उससे ज्यादा कहीं नहीं होता। सेम गोज फॉर ये डिजिटल सर्किट वाले कोर्स के लिए यार ध्यान रखना, उसमें 2 पार्ट है, कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। पर उसमें ऐसा नहीं कि एंड में आपके लिए सिर्फ सीक्वेंशियल सर्किट से क्वेश्चन आएंगे, उसमें वो शुरू से भी दे देंगे आपको, तो आपको पूरा रिवाइज करना पड़ेगा शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग पोर्शन है ना, कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। तो दोनों को ही रिवाइज कर लेना एंड सेम एग्जाम से पहले। और ये फॉर्मेट तो खैर इंस्ट्रक्टर भी आपको बता देंगे एग्जाम से पहले कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसके लिए भी अभी इतना टेंशन मत हाँ, लो। अभी वैसे यार पूरा ही पूछते हैं, लेकिन उनमें जो इम्पोर्टेंट होता है ना वही पूछते हैं, लेकिन वो सब जो छोटे छोटे चीजें भी यूज हो रही होती है, तो इसीलिए एग्जैक्टली वो कह सकते हैं कि पूरा ही आ रहा है। गाइस ये सब चीजें बस नोट कर लो, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी, ठीक है। आईपी के लिए कोडिंग बेट, डीसी के लिए नीसो एकेडमी, ठीक है। सेम सिलेबस है यार, कोई डिफरेंस नहीं है। डीसी का रिपीट करना, नीसो एकेडमी, NESO नीसो एकेडमी, ठीक है। हाँ ये देखो चैट में लिख दिया इसने, ठीक है। और कौन सी कोर्स है? मैथ्स। अरे नहीं यार, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, आप चिल रहो, बस डीएसए में फोकस करोगे, डीएसए ठीक है ना। तो कोई कहीं किसी का कोई आपको निकालने नहीं वाला बाहर, आराम से अच्छी प्लेसमेंट छोड़ के जाओगे आप अपने। अभी कौन सा चल रहा है? 2021 चल रहा है, तो 2023 के जुलाई में यू विल बी गेटिंग अ गुड ऑफर, अगर आप तब तक प्रिपेयर हो जाते हो तो। बस अभी 2022 है राइट, 2020 चल रहा है ना। 24 यार आपका ईयर ना थोड़ा सा आगे या पीछे चल रहा है, तो थोड़ा सा डाउट आ रहा है। नहीं बट ये है कि सेकंड ईयर के एंड में आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी, बस डीएसए के लिए पढ़ना शुरू करो, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? एनीथिंग? लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन कौन सी सही रहेगी? फर्स्ट ईयर के लिए तो अभी फर्स्ट ईयर के लिए नहीं, तो 4 साल के लिए पूरा ही बता दो। पूरा 4 साल के लिए चाहिए तो यार मतलब आपके पास कौन सा भैया? राहुल भैया i5 प्रोसेसर यार कम से कम ले रहे तो मतलब i5 प्रोसेसर तो हो ही, कम से कम बढ़िया लैपटॉप हो, क्योंकि आप एक टाइम पे, क्योंकि कभी कभार तो एक टाइम पे 10 टैब भी खुले रहते हैं, तो उस समय अगर i3 ऐसे होता है ना तो हैंग कर जाता है बहुत ज्यादा। और अगर आप उस समय एग्जाम में ही बैठे हो, मान लो एग्जाम या फिर बहुत ही एट द एंड आपको सबमिट कर रहे हो, कोई भी असाइनमेंट सबमिट करो, उस समय हैंग हो गया और टर्मिनल लेट हो गया, फिर गड़बड़ हो जाती है। मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मुझे फिर मैंने यहाँ पे खोल रखा पीडीएफ कन्वर्टर, उसके बगल में खोल रखा अपलोडिंग, उसके बगल में गूगल क्लासरूम, उसके बगल में कुछ और, तो लैपटॉप हैंग भी हो जाता है कभी कभी। तो अच्छा ही कॉन्फ़िगरेशन हो, अच्छा लैपटॉप, जैसे कि i5 प्रोसेसर मिनिमम हो, कम से कम रिक्वायरमेंट,
आपका रैम अच्छा हो, कम से कम 8 GB रैम तो हो ही, कि सारे टैब संभाल सके इस तरह से। भैया आर यू इंटर्निंग? किसके लिए क्वेश्चन यार ये? ओ हाँ, कि भैया की, हाँ भाई भैया की इंटर्नशिप लग रखी है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने यहाँ पे कंपनी है सैक्सो ग्रुप ऑफ इंडिया, ये गुड़गांव में बेस्ड है। तो सेकेंड ईयर के बाद मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप करी थी 3 महीने के लिए। ओके, दैट वाज द फर्स्ट इंटर्नशिप। और सेकेंडली फिर जुलाई में जब कंपनीज आई थी तो आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, सो आई बीन कमिंग दिस ईयर एंड होपफुली यार कि अगर वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आई मे एंड अप गेटिंग अ पीपीओ फ्रॉम देम। सो लेट्स सी ना, पार्टी करेंगे फिर। आप लोग भी जल्दी से लो इंटर्नशिप सबके सब। भैया जैसे अगर कुछ क्लास में मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह का कुछ समझ ना आए, जैसे कोई प्रोफेसर पढ़ाते हैं, तो क्या करें? फ्रेंड्स भाई, इसीलिए तो बोला फ्रेंड्स। दैट इज फ्रेंड्स। आसपास के जिन लोगों को समझ में आ रहा है उनको पकड़ो, मुझसे पूछो, बोल भाई समझाओ यहाँ पे बैठ करके, मुझे भी जानना है। तो और समझाएंगे भाई। यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत इसके हाँ, रिलेटेड वीडियोस है, तो वहां से हेल्प ले सकते अरे हैं। हाँ बिल्कुल, भाई से भी। प्रोसेस तो है ही ना, ये सब तो है ही। गिग्स फॉर गिग्स लिख लो बस, हर एक Gigs। असाइनमेंट में हेल्प करेगा तुम्हें। ठीक है, पाइथन के लिए बाकी सब चीजें देखो, पर जो क्लास में सर पढ़ा रहे हैं ना उनकी स्लाइड्स अलग ही लेवल के होते हैं। ठीक है, हाँ, वो और थोड़ा स्लाइड्स के थ्रू ही तुम सोचो कि सब कुछ समझ में आ जाए तो तुम्हें आ जाएंगी चीजें, बट कुछ कुछ बुक्स जो रेफर करते हैं उनको पढ़ लेना टाइम हो उतना तो। और हाँ, जो लाइक यूट्यूब के वीडियोस की जहां तक बात है तो यू कैन फॉलो देम यार, देयर इज नो प्रॉब्लम इन फॉलोइंग देम, राइट? यार फ्रेंड्स ही सबसे ज्यादा मदद करेंगे, उनके अलावा कुछ नहीं। और ये आप जो पढ़ रहे हो कंप्यूटर, जरूरत होगी या फिर ऑनलाइन से ही काम चल जाएगा? ऑनलाइन से ही काम चल जाता है, वैसे बुक्स खरीद चल सकते तो हो। काम जाएगा ऑनलाइन से भी। ठीक है, बुक्स तो बहुत ही हैवी है। ठीक है, अगर इतना टाइम है तुम पढ़ लेते हो तो मींस बढ़िया। तुम्हें बुक रीडिंग में बहुत मजा आता है। एंड इट आई मीन तुम्हारे लिए तो एट द एंड वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा बहुत ज्यादा। वो जो सर ने बुक रिकमेंड करी हुई है, बहुत ही मतलब हैवी बुक है, लाइक सही अच्छा। वैसे अगर तुम पढ़ना चाहो तो पूरी तरह से पढ़ के खत्म कर सकते हो उसे, बट इट विल रिक्वायर लाइक अ लॉट ऑफ टाइम, तो देख लेना। लाइब्रेरी में अवेलेबल है। स्लाइड्स को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। भैया आप फ्रेशर के लिए रोड मैप बता दो फिर से। यार अभी तो बताए रोड मैप किस चीज के लिए चाहिए यार? अभी तो इतनी सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। और क्या, हाउ टू मैनेज टाइम? प्लेसमेंट्स के लिए पूछ रहा है यार अभी तो। टाइम मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं होती यार, कोई मतलब कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है ना जिसको मैं ये बोल दूं हाँ भाई ये रूटीन है फॉलो कर लो। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी पोटेंशियल कितना, आप कितना टाइम स्पेयर कर सकते हो, और ये आप ही डिसाइड कर सकते हो कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है और कितने घंटे आगे चल करके फिर प्रैक्टिस करनी है, कितने घंटे रेस्ट करना है। किसी को जिम जाना होता है, किसी को फुटबॉल खेलना होता है, किसी को बैडमिंटन खेलना होता है। तो टेकिंग ऑल दोस थिंग्स इनटू कंसीडरेशन आपको ये खुद ही डिसाइड करना है। पर क्या वर्कलोड है, क्या है, मतलब जो भी कोर्स का जो बर्डन है एग्जाम के टाइम पे कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होगा, और वैसे तो चिल रहता है। तो यार अजय अब आ रहा है। ओके सो यार एनी अदर क्वेश्चन? हेलो, कोई क्वेश्चन बच गया यार? चलो यार, नाइस इंटरेक्शन विद यू गाइस। सो वैसे भी इस बार तो ऑफलाइन ही एग्जाम होंगे, तो एग्जाम तो ऑफलाइन होने, थोड़ी तैयारी ढंग से कर लेना, मतलब मैथ को थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और आईपी के एग्जाम भी सही से होने वाले, तो और लैब्स ध्यान देना, लैब्स और असाइनमेंट में ही सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, और लैब्स अटेंड करने हैं इसमें सारे, क्योंकि उनके अटेंडेंस के भी मार्क्स होते हैं। ओके, अगर अटेंडेंस नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। और साथ में जो आप क्लास में एपी का, हमारे टाइम पे आईपी जब हम क्लास लेते थे तो उसमें भी क्वेश्चन सर पूछा करते थे। लास्ट के जो भी क्लास में पढ़ाया गया ना आज का, उसके लास्ट में कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा करते थे जिसके मार्क्स होते थे। ओके, तो आईपी की क्लास मैंडेटरी है लेना, ये बात ध्यान से ले लेना, कोई भी क्लास मिस मत करना। और लैब्स, सबके लैब लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन सबके मार्क्स होते हैं वगैरह वगैरह। ओके, और ट्यूटोरियल भी, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह इसकी भी क्लास होगी कि नहीं? हाँ होगी भाई, कम्युनिकेशन की भी क्लास होगी, सब मैम लेती है, मैम लेंगी। अभी सब आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा जब टाइम टेबल आएगा ना, गूगल क्लासरूम लिंक आएगा, गूगल मीट लिंक, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, वैसे कैसे होती है मतलब कम्युनिकेशन? सिंपली यार, नॉर्मली सब डिस्कशन जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो वही बस वो कम्युनिकेशन है। तो यार वो यहाँ इंग्लिश में सब एक दूसरे से स्किल्स में यार सिलेबस बहुत ही सिंपल है। पहले जो शुरुआत करेंगे ना, शुरू में वो तुम्हें फॉर्मेट बताएंगे, ईमेल्स किस तरह से लिखने हैं, लेटर
कैसे लिखे जाते हैं, रिसर्च पेपर्स का क्या फॉर्मेट होता है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं बताएंगे अभी रिसर्च पेपर के बारे में। आगे जाकर के फिर तुम्हें बताएंगे कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता कैसे है, होता है। जीडी में बहुत ज्यादा टाइम लाइक स्पेयर करते हैं। फिर लास्ट में एक डिबेट होगा, बेसिकली यू विल प्रिपेयर सम टॉपिक्स और फिर आप अपना खुद का एक प्रेजेंटेशन बनाओगे पिच करने के लिए, और वो प्रेजेंटेशन आपका कुछ 10 या 15% का वेटेज होता है, और एग्जाम्स होंगे आपके मिड सेम और एंड सेम, और बाकी पूरा जीडी ग्रुप डिस्कशन के मार्क्स होते हैं, और ईमेल राइटिंग और ये सब ही चीजें होती है। मतलब बहुत बेसिक चीजें जो मतलब पहले से करते आ रहे हो। हाँ कॉम कोई इतना डिफिकल्ट कोर्स नहीं है, वीक में कुछ 3 घंटे का टाइम होता है, एक प्रोफेसर होगी, बहुत ही लाइट सा कोर्स है, आसानी से मार्क्स आ सकते हैं। और अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना तो मतलब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। you are going to get a 10 over there, so don't worry about it. So guys, any other? भैया जैसे नोट्स वगैरह क्लास में बनाते हो कोई कि नहीं? ऑब्वियसली नोट्स बनाने पड़ेंगे यार, देख कुछ ये भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि प्रोफेसर कौन सा है। डिजिटल मतलब ऐसे नोट्स होते हैं कि एक ही रजिस्टर में बना लो, कि मतलब भर भर के होते हैं तो अलग अलग बना के रखे, ऐसा नहीं, होता है क्या? अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग ही रख लेना तो बेटर होगा, ठीक है। हाँ। और अगर तुम्हें लाइक अभी ऑनलाइन चल रहा है तो तुम वर्ड फाइल खोल के उसमें भी बना सकते हो, जो भी कंफर्टेबल हो दोनों में, ठीक है। वैसे मोस्टली इस समय स्टूडेंट जैसे स्लाइड में होता था तो बच्चे स्लाइड से ही पढ़ लेते, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट जिनको प्रोफेसर का समझ में आता है, क्योंकि सब बोलते हैं यार मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा प्रोफेसर सर, मतलब ऊपर से जा रहा है, सब कुछ ऊपर जा रहा है, तो वो खुद ही पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ ठीक द है। स्टूडेंट। दूसरी चीज ये है कि अगर तुम नोट्स बना रहे हो, जैसे आईपी का कोर्स है तो आईपी का ज्यादा प्रोग्रामिंग का है, ठीक है, तो उसमें तुम नोट्स नहीं भी बनाते हो, स्लाइड्स तुम्हारे पास अवेलेबल होंगे। पर डिजिटल सर्किट में नोट्स बना लेना यार, क्योंकि उसमें बहुत इन डेप्थ चीजें पढ़ाते हैं जो कि कई बार स्लाइड्स में अवेलेबल नहीं भी होगे, तो सो दैट जस्ट टू मेक श्योर कि यू आर नॉट इनटू ट्रबल व्हाइल रिवाइजिंग, सो यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर। अगली क्या चीज थी कि भैया क्या स्कूल में स्कूल की जैसी कॉपी चेक होगी? यार स्कूल की जैसे कॉपी चेक नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो भी कॉपीज है, एक रूब्रिक प्रिपेयर होता है क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे, और वो रूब्रिक हर एक टीएस को दे दी जाती है, ठीक है। ये टीएस कौन होते हैं? ये टीएस या तो 3rd या 4th ईयर के वो स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही प्रो स्टूडेंट्स हैं, और दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो बेसिकली एमटेक के हैं और जिन्होंने गेट क्वालिफाई करा हुआ है। तो यही दो होंगे जो आपके टीएस होंगे, और उन टीएस को रूब्रिक दे देंगे, उनका क्वेश्चन पेपर आपके पास, आपका क्वेश्चन पेपर उनके पास जाएगा और वो चेक कर रहे होंगे उस रूब्रिक के बेसिस पे, और बाद में फिर आप मार्क्स को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो अपनी, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो मार्क्स आपको मिले तो पूरी तरह से जस्टिफाइड होता है, ऐसा नहीं कुछ भी हवा में हो रहा है। मतलब पीए से अच्छी जान पहचान होनी चाहिए। ऐसा वर्क, बट ठीक है, हाँ, मतलब टीएस हमें अलॉट होंगे, वो हमारी अपनी ब्रांच से होंगे। ना ऐसा जरूरी नहीं वो है, रैंडमली कोई भी टी हो सकते हैं, वो आपके सब्जेक्ट का होगा। कोई मेंटर्स भी मिलते हैं क्या फर्स्ट ईयर वालों को? वो जो एक तो हमें मिले हुए हैं वो ग्रुप में, और मतलब यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो कह रहा है कि मेरे गांव में नेट नहीं चलता है यार, तो इसके लिए कॉलेज को कांटेक्ट करो, कॉलेज वाले आपको वाईफाई लगवाने के लिए पैसे दे। हाँ मेल करो यार, और हॉस्टल रूम इस समय पैंडेमिक चल रहा है, लेकिन हाँ हॉस्टल अवेलेबल हो रहे हैं, एक बार मेल करो हॉस्टल एडमिन को, वो उसको उनसे बात करो, वो हॉस्टल रूम दिलवा देंगे, दे देंगे। दूसरा ऑप्शन ये भी आपके दे देंगे, हॉस्टल आ जाओ या तो फिर वाईफाई लगवा लो, दे देंगे रूम, दे देंगे। एक बार बात करो उनको, मेल करो सर मेरे गांव में ऐसी प्रॉब्लम है, मेल करके बार बार मेल करते रहो, रिप्लाई का वेट करो, अगर कुछ बोल रहे हैं तो एडमिन वालों को मैसेज को बार बार भेजा हुआ है। हॉस्टल लीड, हाँ, तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आकर के बता दो उनको। एनी स्कॉलरशिप फॉर स्कूल स्टूडेंट, यार वो फिर सेपरेट टॉपिक हो गया ना, उसके बारे में फिर बाद में डिस्कस करेंगे। स्कूल का तो हमें इतना आइडिया नहीं है अभी, पता नहीं यार ये तो। और कोई सवाल यार, ये एंड करें या फिर अब? बहुत मजे करो यार, ऐसा कुछ नहीं है, और क्या, हर एक कोर्सेज को एंजॉय करो, लिव योर मोमेंट्स, और अभी इतना देर नहीं हुआ, आराम से चिल लो, अभी इतना ज्यादा तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत भी नहीं है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, फिर भी यार टेंशन, बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं। तो यार आप होप करता हूँ सारे सवाल तो यार हो ही स्कॉलरशिप होंगे। फाइनेंशियल कंडीशन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। लैपटॉप स्कीम भी होती है गाइस, लैपटॉप स्कीम तब मिलती है जब आपको 100% स्कॉलरशिप मिल रही हो, तभी मिलेगी, और आपके पास राशन कार्ड होना कंपलसरी है। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कब करें? वो फॉर्म आएगा, IIIT दिल्ली वाले खुद ही मेल करेंगे, ई डिस्ट्रिक्ट पे फॉर्म, कुछ बता दीजिए, ओके, सब कुछ का मेल आएगा, और जब आपको मेल आएगा ना तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी, वो भी कॉलेज में ही ऑफलाइन होगी सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। मतलब पहले आपको ऑनलाइन भी सबमिट करना है, फिर ऑफलाइन भी दिखाना है, तो सब कुछ का मेल आएगा।
कि हर एक चीज का छोटी से छोटी चीज का मेल आता है भाई, तो ज्यादा चिंता नहीं करनी, ठीक है। और लैपटॉप स्कीम के लिए बताया तो लैपटॉप स्कीम उन्हीं बच्चों को दी जाती है जिसकी 100% स्कॉलरशिप होती है, ठीक है, ध्यान रखना 100%। और हाँ, अगर आपने सेकेंड ईयर में कॉलेज छोड़ दिया, सेकेंड ईयर तक 2 साल के अंदर, तो आपको लैपटॉप वापस देना पड़ जाएगा, ध्यान रखना, अगर जिसको भी लैपटॉप मिलता है तो, ठीक है। ना मेल कर दो, कॉलेज आकर के कॉलेज आकर के हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं करना, मेल, सब कुछ मेल से होता है। एडमिन हॉस्टल वाले को मेल करो, वही आपको अलॉट करेंगे हॉस्टल, अगर देना है कि नहीं देना है, फीस वीस सब कुछ वही देखेंगे, उसमें एडमिन बीटेक वाला हो कोई काम नहीं, ठीक है। और आपके कुछ भी ऑनलाइन जैसे कि पासवर्ड वगैरह, जो भी पासवर्ड वासवर्ड कुछ भी आप भूलते हो वो आईटी डिपार्टमेंट देखते, तो आईटी वालों को मेल करो। और एकेडमिक है तो एकेडमिक वालों को मेल करो, सबके अलग अलग बांट रखे हैं, तो सब ऐसे ऐसे मेल। और ट्रिपल आईटी दिल्ली की जब आपको ईमेल आईडी मिलेगी, उसके अंदर सबके ईमेल आईडी होती है, बस आपको लिखना आईटी, हाँ, तो उसके अंदर सबकी ईमेल आईडी होगी। अगर किसी का भी नाम सर्च करोगे तो उसमें अपने आप ही ईमेल दिखा देगा कि आप किस किस को भेजना चाहते हो, किसको भी, ठीक है। अगर आईटी वालों को भेजना है तो लिख दो आईटी, वो अपने आप ही आईटी आ जाएगा, फॉरवर्ड कर दो मेल अपना जो भी लिखना चाहते हो, ठीक है। ईमेल सबके उसी के अंदर होते हैं, जिसके पास जो ट्रिपल आईटी दिल्ली का है वो सबके सब उसके अंदर होते हैं। और कोई क्वेश्चन? तो यार क्वेश्चन सबके आई थिंक ओवर हो चुके हैं। प्लेसमेंट्स की जानकारी सबसे इंपॉर्टेंट थी जो कि भैया ने बता दी है। और ये अभी सच बताऊं तो हम भी जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो हमारे को भी एग्जैक्टली पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया है, ठीक है। क्योंकि फ्रेशर्स में आपको जब भी होता है ना, मतलब बहुत ही कम बताते हैं ये सब चीजों के बारे में, जैसे कि आपको रिज्यूम बनाना है वो कैसे बनाना है, अभी तो उसका डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो कुछ लंबा चल जाएगा, उसके लिए अलग से एक बार रिज्यूम कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें होती है जो कि बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट खड़ा करती है, तो ये सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लेसमेंट्स की जितनी छोटी छोटी जानकारी भैया ने देनी थी वो तो दे ही दिया, मोस्टली सब ऑलमोस्ट सब दे दिए। और एकेडमिक के बारे में बता ही दिया है, स्कॉलरशिप बारे में बता ही दिया है, और कोई मोस्टली अब आई थिंक डाउट खत्म ही हो चुके हैं। ओके सो यार बस लास्ट में बस ये बोल दो, हाँ डाउट खत्म हो गया यार। ओके तो कोई डाउट नहीं है ना भाई किसी को? नहीं भाई, नहीं हो गए भैया। ओके तो यार ओके थैंक यू। ओके भाई, टेक केयर, फिर टेक केयर, मिलते हैं फिर पेपर में। हैप्पी न्यू ईयर यू, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर सबको यार, मिलते हैं फिर कॉलेज में। और सबको हैप्पी न्यू ईयर। सो नाइस मीट यू गाइस। ओके मिलते हैं फिर, ओके जब मिड सेम होगा तब आपसे जरूर मिल के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मिला था। हाँ अजय से तो मैं मिल चुका हूँ। ओके गाइस मिलते हैं फिर, यहीं पे मीट खत्म करते हैं। अच्छा लगा सबसे मिलके। ओके वेलकम वेलकम थैंक यू भैया। वेलकम वेलकम वेलकम। ओके गाइस बाय।